नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीके विद जीएस सर के अंदर। आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि रहेगा रीट मेंस 2022। मतलब आपके जो ग्रेड थर्ड है, ग्रेड थर्ड के लिए ये वीडियो है इम्पोर्टेंट है रहने वाला है। वो भी एसएसटी की, यदि आप एस्पिरेंट है एसएसटी से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और आपके एक टॉपिक है वायुमंडल संगठन एवं संरचना। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। इसकी वीडियो के अंदर अपन केवल संगठन के बारे में देखेंगे, संरचना के लिए अलग से वीडियो ले आऊँगा। ये वीडियो शॉर्ट एंड स्वीट रहेगा बट कंप्लीट रहेगा। तो बढ़ते हैं अगले अपने वीडियो की शुरुआत में। वायुमंडल क्या है क्या नहीं है कंप्लीट देखेंगे। किसी भी ग्रह अर्थात पृथ्वी पर के चारों ओर गैसों का जो आवरण होता है उसे क्या कहलाते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल का 97% जो भाग है वो 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। मतलब ये अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी का ये जो भूमध्य रेखा है, इससे कितना ऊंची जाए अपन, मतलब 29 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल का टोटल वायुमंडल है उसका 97% भाग है वो पाया जाता है। और उसके बाद में 32 किलोमीटर जो है, 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपने संरचना पढ़ी होगी। तो संरचना के अंदर आपको पता है जो अपना सौरमंडल है, सौरमंडल के 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल है वो 99% रहती है। उसके आगे कहीं तो वायुमंडल में ज़्यादा वो गैसें है वो नहीं रहती है, केवल अणुओं के रूप में रहती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण सर्वाधिक गैसों का आवरण धरातल के पास पाया जाता है, क्योंकि धरातल के पास में कहा है कि 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही ये पाया जाता है। पृथ्वी का वायुमंडल है वो 10,000 किलोमीटर तक विस्तृत है। यूँ देखें तो वायुमंडल का विस्तार है वो कितना है? 10,000 किलोमीटर तक है। 10,000 किलोमीटर ऐसी लंबाई चौड़ाई में नहीं, ऊंचाई में। वायुमंडल की कार्य क्या है? तो जीवन के लिए गैसें आवश्यक होती है, क्योंकि जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जीवन के लिए आवश्यक है, वैसे ही नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनका भी अपनी अपनी जगह जरूरत रहती है। जलवाष्प की उपलब्धता के कारण वर्षा होती है। देखो, यदि जलवायु में, वायुमंडल में जलवाष्प नहीं है तो जलवाष्प नहीं होगी तो क्या नहीं होगी? वर्षा भी नहीं होगी। तो सभी की अपनी अपनी एक जगह रहती है, उनका होना जरूरी रहता है। उसके बाद में आगे बात करें कि वायुमंडल की हरित गृह गैस पृथ्वी के औसत तापमान को बनाए रखती है। वायुमंडल के अंदर जो हरित गृह गैसें होती है वो पृथ्वी का जो तापमान होता है उसको बनाए रखती है। हरित गृह गैस कौन सी है? जैसे CFC है, ये तो ज़्यादा प्रभावित करती है। CO2 है, सर्वाधिक बात अपन CO2 की करें तो ये है तापमान को बनाए रखती है। सौर विकिरण की पार्थिव किरणों को अवशोषित करती है। मतलब जो पृथ्वी की किरणें जो होती है, मान लो कि ये सौर विकिरण है, सौर विकिरण को तो ये क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। और पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तपन कहते हैं। यह अवशोषित करती है, परंतु जो पृथ्वी खुद का तापमान होता है उसको ये बाहर जाने से रोक देती है, अवरोध कर देती है। कौन? CO2। इससे तापमान में बैलेंस बना रहता है। जब CO2 की मात्रा यहाँ पर अधिक हो जाती है तो क्योंकि ये रोक के ज़्यादा रखेगी तो तापमान में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। और ये जो तापमान में वृद्धि होती है उसे ही भूमंडलीय तपन के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में पृथ्वी का औसत तापमान 14.8% है। ये औसत तापमान की बात करें, 14.8% आए या फिर 15% आए तो एक ही बात है, ज़्यादातर ये मिलेगा, नहीं तो एक्यूरेट में मिले तो आपको 14.8 मिलेगा। ये जो वायुमंडल है हमें है पराबैंगनी जो किरणें हैं उनसे बचाता है, क्योंकि वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन परत है वो पराबैंगनी किरणों से हमें बचा कर रखती है। वायुमंडल हमें गिरते हुए उल्का पिंड है उनसे बचाता है। तब आपको ध्यान होना चाहिए, मध्य मंडल है, मध्य मंडल सबसे
ठंडा मंडल है। वैसे अपन इसकी संरचना पढ़ेंगे तब पूरा कंप्लीट है, इसके बारे में जानेंगे। ये है उल्का पिंड को आने से रोकती है, रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। कौन? वायुमंडल, जो संसार में सहायक होती है, मतलब समाचार पत्र, ये जो मीडिया है इनके लिए इम्पोर्टेंट होती है। वायुमंडल का संगठन देख लेते हैं किस प्रकार से क्या है। सबसे पहले बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट वायुमंडल की जो गैस है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है वो कितनी है पृथ्वी पर वायुमंडल में? तो 78.08% वायुमंडल है। और एक्यूरेट में ये रहेगा, और लमसम में है 78% लिखा जाता है। फिर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन है वो 21% है, मतलब एक्यूरेट में बात करें 20.95% है। आपको ये कंप्लीट याद रखना है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड है, कुछ भी पूछ सकता है। उसके बाद में तीसरी प्रमुख गैस की बात करें तो आपकी ऑर्गन रहेगी, और ऑर्गन कितनी है? 0.93% है। उसके बाद में चौथी जो इम्पोर्टेंट गैस है वायुमंडल की वो है आपका CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि है 0.036% है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। और बाकी यदि अन्य गैसों की बात करें तो अन्य गैसें हैं वो कितनी रह जाती है? 0.04% रह जाती हैं। अब अन्य गैसों में कौन कौन सी है? तो अन्य गैसों में आपकी ये रहेगी हाइड्रोजन, फिर हीलियम, मीथेन, नियोन, जिनोन, ओजोन और रेडॉन। ये गैसें भी वायुमंडल में, जो कि 0.04% के तहत इतनी सारी गैसें हैं वो आएगी आपके। अब आपको इसमें क्या करना है, इनका जो सीक्वेंस है ये कंप्लीट याद रखना है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद में देखो, पृथ्वी पर हरित गृह गैसें हैं। मैंने अभी बात की थी पहले कि हरित गृह गैस प्रभाव है उसको बनाए रखता है वायुमंडल, तापन को। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद में मीथेन है, जल वाष्प है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन है। उसके बाद में आगे यदि बात करें अपन, तो आगे किस प्रकार से क्या है, तो देखो, अब ये जो गैसें हैं, गैसों का अलग अलग वर्गीकरण किया जाता है। वो किस प्रकार से क्या है? गैसों का अलग अलग वर्गीकरण, भारी गैसें कौन सी है और हल्की गैसें कौन सी है, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो पहले अपन ये जो है ये भारी गैसें हैं, और ये जो है आपकी हल्की गैसें हैं। निम्न में से भारी गैस कौन सी है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। या फिर निम्न में से भारी गैस कौन सी नहीं है, हल्की गैस कौन सी है, कौन सी नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है? भारी गैसें हैं। हल्की गैसों में नियोन, मतलब ये चार आप याद कर लो। इसके अलावा जितनी भी गैसें हैं वो सारी हल्की गैसें ही है। नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जिनोन, हाइड्रोजन, ओजोन, ये क्या है? आपकी हल्की गैसें रहेगी। उसके बाद में स्थायी और अस्थायी गैसें, स्थायी गैसें ये रहेगी और अस्थायी गैसें ये रहेगी। स्थायी में भी आप तीन याद कर लो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गन है। इसमें ध्यान रखना, स्थायी गैस CO2 नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो स्थायी नहीं है, अस्थायी गैस के अंदर आएगी। परंतु भारी गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। CO2, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जिनोन, हाइड्रोजन, एरियोसोल और जलवाष्प है वो क्या है? अस्थायी है, क्योंकि इसकी मात्राओं में कमी या फिर वृद्धि होती रहती है। अब भारी गैसें, हल्की गैसें तो आपको पता होना चाहिए। स्थायी गैसें वो होती है जिसकी जो तत्व होते हैं, जो गैसें होती है जिनकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो तो है आपकी स्थायी। और जिसके अंदर परिवर्तन होता रहता है वो क्या रहेगी? अस्थायी रहेगी। उसके बाद में सक्रिय और निष्क्रिय गैसें भी होती है। तो सक्रिय गैस आपकी कौन कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अंदर ऑर्गन शामिल नहीं है, ध्यान रखना। और निष्क्रिय के अंदर, सक्रिय मतलब ये वायुमंडल में अपना है वो प्रभाव है वो बनाए रखती है। तो वे गैसें जो रासायनिक अभिक्रिया करती है, ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया करेगी। और रासायनिक जो अभिक्रिया करती है वो क्या होती है? आपके सक्रिय गैस होती है। रासायनिक अभिक्रिया करने वाली गैसें
ये तो करती है, जबकि ये रासायनिक अभिक्रिया है वो नहीं करती है। नहीं करने वाले में ऑर्गन, जियोन, जेनोन, नियॉन, क्रिप्टॉन। और केवल आपको तीन याद रखनी है कि एक तरफ का याद रखोगे तो एक तरफ का ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो मित्रों, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये तो मेरा काम है भैया सब्सक्राइब करवाना, तो आप सब्सक्राइब इसको ज़रूर कर लें। एसएसटी का कंप्लीट है कोर्स है, मैं यहाँ इस चैनल पर लेके आऊँगा, टोटल टॉपिक लेके आऊँगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी करें। अब देखो, जो गैसें हैं उसका जो समीकरण क्या है क्या नहीं है वो अपन देख लेते हैं इसमें, ठीक है ना। सबसे पहले अपन नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के अंदर क्या देखना है। अब इसके बारे में मैं आगे आपको कोई दूसरी वीडियो में बताऊंगा। अब मेरी जो बैटरी है लैपटॉप की वो लो हो गई है, अगली वीडियो के अंदर मैं इसका है कंप्लीट आपको बताऊंगा। बस आज का वीडियो यहीं तक, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।